आज हम लोग इस वीडियो में जो 80 दिन का जो सीरीज चल रहा था, ठीक है, हम लोग 80 दिन का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव था एग्ज़ाम 2026 के दृष्टि से, ये जो सीरीज हम लोग चला रहे थे 80 दिन का, उसमें पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, कल हम लोग पार्ट 1 देखे थे, प्रत्येक विषय से 5-5 क्वेश्चन। ठीक है, तो कल हम लोग पार्ट 1 देखे थे। आज जो है इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 को देखने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, यानी पहले हम लोग इतिहास का जो है वह 5 क्वेश्चन देखेंगे आज का। यानी समझिए कि कल हम लोग 1 से 5 तक देखे थे, आज छठा नंबर हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसे 1, 2, 3 प्रतिदिन 5 है, तो इसलिए सीरियल ऐसे इसको सजाया गया है। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ या फिर मतलब, यहाँ पे अर्थ भी दे सकते हैं फिर मतलब भी दे सकता है। ठीक है, तो कल मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग पढ़े थे कि मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर है, जिसकी उत्खनन 1922 में राखाल दास बनर्जी, किसके द्वारा? राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और यह मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर? सिंधु। और ये जो मोहनजोदड़ो का किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। और ये जो मोहनजोदड़ो है वह हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, तो ये पॉइंट जितने भी अभी हम यहाँ पे ड्रॉ किए, ये सब जो वो कल हम लोग देखे हुए थे। ठीक है, तो आज हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का इतिहास से। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिले? तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छा, इससे संबंधित और भी यहाँ से पूछ सकता है। जैसे अगर पूछे कि गोदी, गोदी बड़ा, या फिर सिर्फ गोदी भी कह सकते हैं, इसका अर्थ होता है बंदरगाह। क्या होता है? बंदरगाह। तो जो बंदरगाह का जो प्रमाण है वो लोथल से मिला था। कहाँ से मिला था? लोथल से मिला था। ठीक है, तो गोदी बड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल से। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य, तो आप कहिएगा सुर कोतडा। ठीक है ना, तो इसको आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? यानी खोज कहेगा किसने की, या फिर उत्खनन किसने किया था? ठीक है, उत्खनन किसने किया था, ये भी क्वेश्चन दे सकता है। तो वही राखाल दास बनर्जी, कल हमने देखे थे आर डी बनर्जी, आर डी बनर्जी, तो वही है आर डी बनर्जी या फिर राखाल दास बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कालीबंगा, ठीक है ना, यहाँ पे कालीबंगा, या फिर लिख सकते हैं काली बंगन, ये जो हो गया ना एनसीईआरटी भाषा है कालीबंगन। तो ये भी आप ध्यान रखिए, कालीबंगा या कालीबंगन। ठीक है, तो कालीबंगन जो कहाँ स्थित है? तो याद रखिए कालीबंगन जो है राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में जो है स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। कालीबंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान में, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? सरस्वती। तो काली, राजस्थान, सरस्वती नदी। ठीक है, तो याद रखिएगा। 5 नंबर एक क्वेश्चन है जो अभी हम लोग समझे कि सिंधु सभ्यता में, यानी सिंधु सभ्यता जो है ना हड़प्पा सभ्यता का ही अन्य नाम था। हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम, तो हड़प्पा सभ्यता का जो दूसरा नाम था वो क्या था? सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता में गोदी, गोदी कहने का मतलब बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है? ठीक है, तो सिंधु सभ्यता में जो गोदी का प्रमाण मिला है वो लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। यानी आज हम लोग प्रमाण में 2 पढ़े। सबसे पहले घोड़े की हड्डी, घोड़े की हड्डी का साक्ष्य। ठीक है, उसके बाद से एक और हम पढ़े गोदी, यानी बंदरगाह, बंदरगाह का प्रमाण। तो ये कहाँ से मिले बंदरगाह? तो लोथल। ठीक है, एक बंदरगाह नगर हड़प्पा सभ्यता कौन सा था? तो लोथल था। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आज हम लोग का रहा। यानी एक बार फिर से पांचों क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या था? तो मृतकों का टीला। दूसरा क्वेश्चन था घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिला? ऑप्शन नंबर सी।
मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? राखालदास बनर्जी या आर डी बनर्जी। कालीबंगन जो है वह कहाँ स्थित है? तो राजस्थान का एक हड़प्पा सभ्यता का शहर है। उसके बाद से कि सिंधु सभ्यता में गोदी यानी बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो लोथल से मिला था। कहाँ से? लोथल से। चलिए, उसके बाद से इतिहास के बाद हम लोग अब आएंगे हिंदी सब्जेक्ट पे, ठीक है। तो कल हम लोग 5 क्वेश्चन देखे थे, छठा क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे, यानी आज का पहला क्वेश्चन हिंदी सब्जेक्ट से। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून, 23 जून, ठीक है ना। यहाँ पे 28 हो गया तो इसको लिख लीजिएगा 23 जून, 23 जून 1844 को, ठीक है। यहाँ पे जून रहेगा 23 जून, ठीक है। 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार, यानी बातचीत जो हम लोग निबंध पढ़े थे पहला चैप्टर में, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? यानी हम आपको बताए थे कि हमारे मन में जो कुछ मवाद, आपको हम बताए थे कि हमारे मन में जो कुछ मवाद या धुआं, ठीक है ना, मन में मवाद या धुआं जमा रहता है, जमा रहता है, वह बातचीत के जरिए, ठीक है, बातचीत के जरिए वाष्प या भाप बनकर निकल जाता है, जिससे हमारा मन हल्का एवं स्वच्छ हो जाता है। तो ये आप लाइन याद रखिएगा, यहाँ से 4 क्वेश्चन बनेगा, चारों क्वेश्चन एक बार समझते हैं कौन कौन से। सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे मन में जो मवाद या धुआं जमा रहता है वह किसके जरिए? तो बातचीत के जरिए। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, बातचीत के जरिए क्या भाप बनकर निकल जाता है? तो मवाद या धुआं। क्या? मवाद या धुआं। उसके बाद से है कि जब बातचीत के जरिए मवाद या धुआं जब वाष्प बनकर क्या बनकर निकल जाता है? तो वाष्प या भाप बनकर निकल जाता है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ठीक है। मन में मवाद या धुआं जमा रहता है वह किसके जरिए? तो बातचीत के जरिए। क्या जमा रहता है? मवाद या धुआं। क्या बनकर निकलते हैं? तो वाष्प या भाप बनकर। फिर हमारा मन कैसे हो जाता है? तो हल्का एवं स्वच्छ हो जाता है। तो 4 पॉइंट जो है आप इसको ध्यान रखिएगा। तो अब बताइए इसके आंसर। बातचीत के जरिए शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? ये याद रखिएगा, बातचीत के जरिए। ऑप्शन नंबर सी जवाब राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तीसरा काम, जैसा काम वैसा परिणाम, ठीक है। तो जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है, ठीक है। यानी जैसा काम वैसा परिणाम किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट जो है वो बातचीत पाठ का, बातचीत पाठ का निबंधकार थे, ठीक है, निबंधकार थे। बातचीत पाठ का निबंधकार थे, ठीक है। तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जैसा काम वैसा परिणाम लिखा गया था। देखिए, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है ना। क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट था। और ये पेशा से क्या थे? तो याद रखिए, बालकृष्ण भट्ट जो थे वह पेशा से व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। बालकृष्ण भट्ट के पिता जो है पेशा से क्या थे? तो व्यापारी थे। उसके बाद से दमवंती स्वयंवर, ठीक है ना। दमवंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो किस लेखक की रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। किसकी? बालकृष्ण भट्ट की। यानी रचना में हम लोग को 2 रचना मिला। कौन कौन सा? तो एक पहला था जैसा काम, जैसा काम वैसा परिणाम। जैसा काम वैसा परिणाम किसका था? तो बालकृष्ण भट्ट का था। फिर मिला दमवंती, दमवंती स्वयं
वर, यह किसका था? तो बाल कृष्ण भट्ट का। दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है। तो हिंदी विषय हम लोग क्लियर कर लिए। इसके बाद से हम लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट पे आते हैं, यानी भूगोल सब्जेक्ट पे आते हैं हम लोग, ठीक है। और भूगोल से हम लोग 5 क्वेश्चन आज का हम लोग देखेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कि भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर, ठीक है ना, यानी जो भारत की जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष जो है वह कितने प्रतिशत का जो है वो बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। तो यानी आप याद रखिएगा 1.64, ठीक है ना। वार्षिक वृद्धि दर, भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो 1.64% है, ठीक है। तो ये आपका छठा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए, भारत में है ना, भारत में कुल 28, ठीक है। कितने? 28 राज्य है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28। और 8 जो है वह केंद्र शासित प्रदेश है। कितने? 8। 8 केंद्र शासित या आप संघ शासित कह सकते हैं, ठीक है। तो भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 28। कितने केंद्र शासित है? तो 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? देखिए, यहाँ पे करेक्ट कौन है। कल जो हम लोग पढ़े थे ना, वो कौन नहीं है। कल हम लोग देखे थे क्या? कौन नहीं है। यानी पूछा जा रहा था कि जनसंख्या परिवर्तन घटक नहीं है, यानी जनसंख्या यहाँ पे कह रहा है कि कौन है, ठीक है। यानी जनसंख्या में जो परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, वह किसके कारण से आता है? तो जन्म के कारण से आ सकता है। जैसे मान लेते किसी क्षेत्र की जनसंख्या 1000 है, किसी का जन्म होगा, एक बढ़ जाएगा, यानी 1001 हो जाएगा, तो यहाँ पे जनसंख्या में परिवर्तन हुआ। मृत्यु, किसी की क्षेत्र की जनसंख्या 1000 है, अचानक कोई मर गया, मृत्यु हो गया उसका, तो फिर कितना हो जाएगा? 999। तो फिर 1000 था, यहाँ पे परिवर्तन आ गया तो 999 हो गया, ठीक है। तो ये भी तो जनसंख्या परिवर्तन का घटक हुआ। और प्रवास होता है कि दूसरे जगह से आना जाना, ठीक है, फिर दूसरे जगह जाना, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या 1000 है, अब कोई जो है वह दूसरे जगह चला गया, या फिर कोई जो है वह दूसरे जगह से इस क्षेत्र में आ गया, तो फिर ये जनसंख्या बदल जाएगा, ठीक है। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि जनसंख्या परिवर्तन का घटक जो है वह ये सब है, तीनों है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष क्या था? तो 1921। क्या था? 1921। आपको बताए थे जनगणना जो है वह 10 वर्ष बाद होती है। कितने? 10 वर्ष बाद होती है, यानी प्रत्येक 10-10 साल पर जनगणना होता है। भारत की पहली पूर्ण जनगणना कब हुआ था? तो 1881 में। कब हुआ था? 1881 में। तो ऐसे करके फिर 1891 में हुआ होगा, फिर 1901 में, 1911 में, फिर 1921 में। ऐसे जनगणना 10-10 वर्षों के बाद होते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष, यानी जो विभाजक वर्ष जो था वह किस वर्ष की जनगणना कहा जाता है? तो 1921। कब? 1921, ठीक है। ये जो 1901 से लेकर 1921 में एक प्रवस्था आता है, 11 से लेकर 21, 1911 से 1921। इस दौरान क्या हुआ था? तो जनसंख्या जो है ऋणात्मक दर्ज की गई थी। ऋणात्मक दर्ज की गई थी, ठीक है। तो ऋणात्मक दर्ज की गई थी। इसके बाद से फिर जनसंख्या में सुधार हुआ, तो इसलिए जो 1921 की जो जनगणना का जो वर्ष था, उसे हम लोग क्या कहते हैं? महान विभाजक वर्ष कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा चौथा क्वेश्चन। चलिए, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कितना है? तो दूसरा स्थान है। कल आपको बताए थे, एक पर कौन है? तो चीन है। कौन है? चीन। दो पर कौन है? तो भारत है। तीन पर कौन है? तो अमेरिका है, ठीक है। तो ये सब आप याद रखिएगा। चीन, भारत, अमेरिका। तो भारत का स्थान कितना है? दूसरा स्थान है, तो याद रखिएगा दूसरा स्थान भारत का है। ये भूगोल का 5 क्वेश्चन हुआ। इसके बाद से हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। अभी जो हम लोग पॉलिटिकल साइंस का जो है क्वेश्चन देखेंगे, चलिए, पॉलिटिकल साइंस में पहला क्वेश्चन है। अभी हम लोग पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस हम लोग देखेंगे। कह कि भारत के संविधान के मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? सबसे पहले तो आप इसको ऐसे समझिए, एक पॉइंट आपको हम समझा देते हैं, उसके बाद से इस क्वेश्चन पे चला जाएगा। जैसे विश्व का विश्व का सबसे लंबा
लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का है। किस देश का है? भारत का है। ठीक है। अब भारत के संविधान में मूल संविधान पहले हम लोग इधर लिखते हैं। ठीक है, मूल संविधान, और इधर लिखते हैं हम लोग वर्तमान, वर्तमान में। ठीक है, तो मूल संविधान में जो अनुच्छेद थे वो 395, कितने? 395। और वर्तमान में अनुच्छेद कितने? 448। यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं वो अनुच्छेद की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट निकला, मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे? 395। और अभी कितने हैं? 448। मूल संविधान में अनुसूची जो थी वह 8 थी। कितनी? 8। और अभी जो है ना वो 12। कितने? 12। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं अनुसूची की। तो मूल संविधान में अनुसूची कितने? 12। सॉरी, मूल संविधान में अनुसूची कितने? 8। और अभी कितना है? 12। एक और चीज याद रखिएगा कि मूल संविधान में जो भाग थे, ठीक है ना, वो 22 थे। कितने? 22। लेकिन अभी कितने हैं? तो 25 है। जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं भाग या फिर अध्याय की। ठीक है, तो ये सभी चीज को आप नोट करके रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ से करें कि भारत के मूल संविधान, यानी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो भारत के मूल संविधान में कितने अनुसूचियां थी? तो भारत के मूल संविधान में जो है वो कितनी अनुसूची थी? तो याद रखिए कि कितनी अनुसूची थी, तो आप कहिएगा 8। कितनी थी? 8। लेकिन अभी बढ़ के कितनी हो गई है? 12। ठीक है, तो मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8। और 12 जो है वो वर्तमान में है। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं? तो 12 है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के मूल संविधान में कितने अध्याय? अध्याय कहने का मतलब क्या? भाग। ये सब मूल, कल हम लोग वर्तमान का देखे थे, आज हम लोग मूल वाला देख रहे हैं। तो अगर मूल संविधान में अध्याय कहेगा तो कितना हो जाएगा? 25। सॉरी, मूल संविधान में यहाँ पे करें तो मूल संविधान में कितने हो जाएंगे? तो 22। कितने? 22। मूल संविधान में कितने अध्याय? तो 22। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान, तो वर्तमान में कितने? तो बढ़कर आपका कितना हो गया? 25 हो गए। तो ये वर्तमान में है, और 22 जो है वो मूल संविधान में है। मूल संविधान। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगर यहाँ पे खर्च की बात किया जाए तो लगभग, ठीक है, लगभग 64 लाख रुपया खर्च हुआ था। कितना? 64 लाख रुपया खर्च हुआ था। तो तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? तो कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? 8 है। अगर राज्य की बात किया जाएगा तो राज्य कितने हैं? तो 28 है। ठीक है, राज्य कितने? 28। संघ शासित 8। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 28। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पॉलिटिकल का क्वेश्चन हो गया। अभी जो है हम लोग संस्कृत का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कल में 5 देखे थे। उससे पहले कुछ पॉइंट है संस्कृत का, इसको नोट कीजिएगा, यानी इसको पहले समझ लीजिएगा। देखिए, जो हम लोग कल देखे थे थोड़ा सा, तपोवने ब्रह्मचारी, क्या पढ़े थे? तपोवने ब्रह्मचारी। तपोवन ब्रह्मचारी हम लोग देखे थे। इस पाठ में आपको पहले 3 नाम याद रखना है। ठीक है, एक आपको उदयन का नाम याद रखना है। किसका? उदयन। दूसरा नाम याद रखना है आपको वासव दत्ता, वासव दत्ता। अब तीसरा नाम जो है आपको याद रखना है पद्मावती। किसकी? पद्मावती। तो 3 नाम आप याद रखिएगा। चलिए, उदयन कौन था इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो उदयन कौन था? तो जो वत्स राज था, ठीक है ना, वत्स का राजा था। किसका? वत्स। ठीक है, उदयन कौन था? तो वत्स का राजा था, अर्थात इसको हम लिख भाषा में कर सकते हैं वत्स राज। ठीक है, उसके बाद से वासव दत्ता कौन थी? वासव दत्ता कौन थी? तो ये जो थी वो अवंती, अवंती राजपुत्री, अवंती की राजपुत्री थी। ठीक है, कहाँ की? अवंती की। उदयन कहाँ का था? वत्स का। वासवदत्ता कहाँ का? अवंती का। ठीक है, पद्मावती कौन थी? ये मगध की राजकुमारी थी। कहाँ की? मगध की राजकुमारी थी। मगध की
राजकुमारी थी। तो बस ये जो है आप तीन चीज जो है कल आपको बताए थे, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद से एक दो पॉइंट और बताइए आप। यहाँ से अब पॉइंट बताना है कि तपोवन ब्रह्मचारी पाठ का जो लेखक है वह कौन है, तो भास है। कौन है? भास, ठीक है। उसके बाद से तपोवन ब्रह्मचारी जो पाठ है वह किस नाटक से संकलित है, कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा स्वप्न वासव दत्तम से। कहाँ से? स्वप्न वासव दत्तम से लिया गया है, ठीक है। तो तपोवन ब्रह्मचारी का लेखक कौन है? भास है। तपोवन ब्रह्मचारी जो है वह कहाँ से संकलित है, तो स्वप्न वासव दत्त से। जो स्वप्न वासुदेव के लेखक कौन है? भास है। कौन है? भास। जो भास थे ना, उनका 13 नाटक मिलता है। कितना? 13 नाटक मिलता है। तो ये सभी पॉइंट को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कर रखी योग, योग नधरायन, ठीक है ना। योग नधरायन, ठीक है। योग नधरायन जो है था वो क आसित है, यानी इसका हिंदी हुआ कि योग, योग नधरायन कौन था। तो योग नधरायण कौन था, तो याद रखिएगा एक नधरायण जो था वह मंत्री था। कौन था? मंत्री था। किसका मंत्री था, तो आपको बताएं वत्सराज, वत्सराज का मंत्री, ठीक है। वत्सराज का मंत्री। वत्सराज का नाम क्या था, तो उदयन। क्या नाम था? उदयन। तो उदयन के मंत्री का नाम क्या था, तो याद रखिएगा यौगनधरायण था। क्या था? यौगनधरायण था, ठीक है। उदयन का मंत्री का नाम यौगनधरायण। तो यहाँ पे कह रहा है कि यौगनधरायण कौन था, तो याद रखिएगा ये मंत्री था। किसका मंत्री था, तो उदयन का। किसका? उदयन का। उदयन कहाँ का राजा था, तो वत्स का राजा था। कहाँ का? वत्स का राजा था। ब्रह्मचारी कुतः समागतः आसीत, यानी ब्रह्मचारी जब वह कहाँ से जो वह आया, ठीक है। तो ब्रह्मचारी जब कहाँ से आया, तो लावार्णक, ठीक है ना। एक लावार्णक करके गांव है, लवार्णक गांव से आया था, ठीक है। राजगीर में है। कहाँ है? तब आप ऐसे समझिए इसको, राजगीर में है। कहाँ है? राजगीर में है। लेकिन एक चीज और देखिए, यहाँ पे कर है ना कि दोनों ऑप्शन दिया है, राजगीर भी दिया है और लवाणक भी दिया है, ठीक है। तो आप जो है टिक लगाइएगा किसको, तो राजगृह तक। कौन सा? राजगृह तक। क्योंकि किताब में जो है ना वह यही चीज दिया हुआ है कि ब्रह्मचारी जो है, ब्रह्मचारी जो है वह राजगृह आगत, यानी जो ब्रह्मचारी वह राजगृह से आया था। कहाँ से आया था? राजगृह से आया था। अब राजगृह में कहाँ से, तो एक लवाणा करके गांव था जहाँ पे आग लगा हुआ था, वहीं का यह रहने वाला था। देखो रहने वाला कहाँ का था, यहाँ का, ठीक है ना। लवाणक नामक गांव का रहने वाला था, ठीक है। और आया कहाँ से था, तो वहीं राजगृह से आया था। तो किताब के अनुसार से आप राजगृह का जो हुआ ठीक लगाइएगा। चलिए अब यहाँ से देखते हैं कि स्वप्न वासव दत्तम नाटक के नाटककार कौन है। यानी स्वप्न वासव दत्तम नाटक जब किसके द्वारा लिखा गया है, तो कल हम आपको बताए थे तपोवन ब्रह्मचारी, तपोवन ब्रह्मचारी पाठ जो है वह कहाँ से संकलित है। तपोवन ब्रह्मचारी जो पाठ है वह कहाँ से संकलित है, तो याद रखिएगा स्वप्न वासव दत्तम से। कहाँ से? स्वप्न वासव दत्तम से। ये स्वप्न वासव दत्तम के नाटक जो नाटककार है, लेखक है, वो कौन है, तो भास है। भास के कुल कितने नाटक मिलते हैं, तो 13, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर है कि मगध राजकुमारी कौन थी। मगध की राजकुमारी कौन थी, तो पद्मावती। कौन थी? पद्मावती। अगर अवंती का पूछेगा, अवंती का राजकुमारी राजपुत्री कौन थी, तो याद रखिएगा वासव दत्ता, ठीक है। वासव दत्ता। उसके बाद से अगर वत्स के राजा पूछेगा, वत्स के राजा कौन था, तो वत्स के राजा कौन था, तो याद रखिएगा उदयन था। कौन था? उदयन। उदयन के मंत्री कौन था, तो योग नधरायण। कौन था? योग धरायण था, ठीक है। तो ये सब 9 क्वेश्चन हुआ। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, राजा उदयन का मंत्री कौन था, तो यहाँ पे अभी हम लोग देखिए कौन सा, योग नधरायण था, ठीक है। ये आपका टोटल जो है 10 क्वेश्चन संस्कृत का भी क्लियर हो गया। आगे हम लोग देखते हैं अब यहाँ से होम साइंस का जो है हम लोग 5 क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। 5 कल हम लोग देखे थे, यानी टोटल आज हम लोग 10 क्वेश्चन कर लेंगे होम साइंस पर ही। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन है कि बैंक के पासबुक, यानी जानते समझते हैं ना, बैंक के पासबुक जिसमें पैसा वगैरह चढ़वाते हैं, वही है कि बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है। यानी बैंक के पासबुक से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो खाता धारक का विवरण, यानी जो जिसकी खाता रहता है उसके बारे में विवरण यानी जानकारी मिलती है। लेन देन का विवरण ये भी मिलती है। खाता का शेष, यानी खाता में कितना रुपया शेष बच गए इसकी भी जानकारी मिलती है।
यानी ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमें बैंक के जो पासबुक है वो सब कुछ हमें, यानी खाता धारक का विवरण मिलता है, लेन देन का विवरण मिलता है, खाते धारक का यानी खाता में कितना रुपये बचे इसका भी जानकारी मिलता है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैंक के पासबुक से हमें सबके बारे में जानकारी मिलती है। आगे करें कि एक गर्भवती स्त्री के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यायाम क्या है। यानी गर्भवती स्त्री कहते हैं कि जिसके मतलब समझिए कि गर्भाशय में, यानी जो समझिए कि उसके पेट में जो बच्चा पलता है, ठीक है। तो गर्भवती स्त्री के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यायाम क्या है, तो टहलना। क्या है, टहलना, ठीक है। यानी जो गर्भवती महिला है उसके लिए जो सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है, सबसे उपयुक्त व्यायाम है वो क्या है, तो टहलना है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 साल के बच्चे में कितने अस्थायी दांत होते हैं। तो 2 साल के बच्चे में कितने, तो कल भी बताए थे आपको 20। कितने, 20। यानी दूध के दांत इसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं, ठीक है। तो 2 साल के बच्चे में कितने अस्थायी दांत होते हैं, तो 20 जो है वह अस्थायी दांत होते हैं, अस्थायी दांत। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चों की देखभाल के अंतर्गत आता है। यानी मतलब जब नवजात शिशु होता है, क्या होता है, नवजात नवजात शिशु होता है तो उसकी देखभाल के अंतर्गत क्या क्या आता है। बच्चे को गर्म रखना, देखिए बार बार उसे भाप दिया जाता है, ठीक है। तो बच्चे को गर्म रखना ये भी आता है। गर्भनाल की देखभाल, यानी जो महिलाएं होती है उनकी गर्भनाल की देखभाल ये भी किया जाता है। माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना, ये भी उसकी देखभाल में रहता है। इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यानी ये सब कुछ उसके अंतर्गत आता है। उसके बाद से विनियोग के साधन क्या है, ठीक है। तो विनियोग के साधन क्या है, तो बैंक है, उसके बाद से डाकघर है। ऑप्शन नंबर जो है वो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बैंक और डाकघर। तो होम साइंस के जो आपका 5 क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन आज का, 5 क्वेश्चन कल का, 10 क्वेश्चन टोटल फाइनल हो गया। अब यहाँ पे इंग्लिश का हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। इंग्लिश सब्जेक्ट का हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि हु विल मेक क्विकर जर्नीज देन द सन। अच्छा, क्विकर के जगह पर ना एक शब्द और लगा देगा, स्पीडियर, ठीक है। स्पीडियर मतलब होता है तेज। क्या होता है, तेज। यहाँ पे डिग्री है तो उससे तेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का अर्थ आप समझिए कि सूरज, ठीक है ना, सूरज के अपेक्षा कौन अपनी यात्रा को, ठीक है, सन के अपेक्षा, सूरज के अपेक्षा कौन अपनी यात्रा को तेज बनाएंगे। तो सूरज की अपेक्षा कौन अपनी यात्रा को तेज बनाएंगे, तो कल हम लोग देखे थे जॉन डन। कौन, जॉन डन, ठीक है। तो जॉन डन इसीलिए तो कहा गया कि जॉन डन जो थे वो सन से बेटर थे, ठीक है, कल हम लोग देखे थे, ठीक है। तो जॉन डन जो है वो सूरज की अपेक्षा अपनी यात्रा को, जर्नी को जो है तेज बनाएंगे, स्पीडियर बनाएंगे, ठीक है, या क्विकर बनाएंगे। What are the things that the sun does not have। यानी इसका अर्थ हुआ कि कौन सी चीजें या वस्तुएं सूरज के पास नहीं है, यानी सन के पास नहीं है। तो कौन सी जो चीजें वो सन के पास नहीं है, सूरज के पास नहीं है। तो याद रखिएगा कि कौन सी चीजें जो वो सूरज के पास नहीं है, तो 2 चीज, ठीक है ना, कौन कौन। तो आप याद रखिएगा, डिजायर, डिजायर और सेंस, ठीक है। डिजायर और सेंस दोनों सूरज के पास जो है नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अबाउट। यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो आपका पोएम है, इसका पोएट कौन है, इसका कवि कौन है, किसने कंपोज किया है, तो जॉन डन। किसने, जॉन डन, ये भी याद रखिएगा। तो अगर एक स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन दिस पोएम, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता में कवि जो बताते हैं डैश के बारे में, यानी डैश के बारे में, तो किसके बारे में, तो प्रेम के बारे में, लव के बारे में बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि द स्पीकर इज नॉट अफेयर ऑफ डैश। यानी स्पीकर जो है ना वो किससे नहीं डरते हैं, तो वह डेथ से नहीं डरते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि, यानी ही नो दैट ही नोज दैट डेथ इज सर्टेन, डेथ इज सर्टेन, क्योंकि वह जानते हैं कि जो मृत्यु है
वो क्या है, वो निश्चित है, ठीक है। इसीलिए जो है वह कभी भी वो डेथ से नहीं डरते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन में कि जॉन डन हैज कंपोज द पोएम डैश, यानी जॉन डन जब किस पोएम को कंपोज किए थे, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वे। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि जॉन डन जो है किस जो है वो कविता कंपोज किए थे, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वे। कौन सा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वे। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इंग्लिश का भी 5 क्वेश्चन देख लिया, यानी टोटल, ठीक है। आज हम लोग इस वीडियो में पार्ट 2, ठीक है ना, इसको हम लोग फाइनल कर लिए। अब कल जो हम लोग देखेंगे पार्ट 3। वैसे कल जो है, कल जो है वह संडे है। कौन सा दिन है, संडे। तो कल संडे है, तो इस सीरीज से रिलेटेड वीडियो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो आपको जो भी प्रत्येक सब्जेक्ट से 10-10 क्वेश्चन, कितना, 10-10 क्वेश्चन हो गया, उस क्वेश्चन को जो है एक बार जो आप रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे 20 क्वेश्चन होगा प्रत्येक सब्जेक्ट से, हम लोग टेस्ट इसका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है दोनों को हम लोग टेस्ट देंगे, दोनों मोड से, ठीक है। जो भी बच्चे क्लास में नहीं ज्वाइन है, जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग।